देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऐतिहासिक दिन भारत के पूरे चरित्र में आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार कोई बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति सबसे शीर्षस्थ पद पर बैठा है इस देश में। जी हां, रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जश्न हर जगह है, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने क्या कहा और क्या कहा, हारने वाली मीरा कुमार ने। पहले सुन लेते हैं। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं। एक राजनीतिक बयान ये मीरा कुमार की तरफ से, क्योंकि आज जबकि देश का राष्ट्रपति चुना गया है, राष्ट्रपति के पद को हमेशा राजनीति से ऊपर समझा जाता है, वही तमाम मुद्दे पुराने छेड़ती हुई मीरा कुमार दिख रही हैं। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं, ये सपना एक दिन का नहीं है, वर्षों का है। लेकिन इसी के साथ आज जिस मकाम पर बीजेपी है उसमें साफ दिख रहा है देश के 3 शीर्षस्थ पद, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आने वाले दिन में जैसा तय माना जा रहा है वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए, तीनों ही पदों पर संघ का कोई स्वयंसेवक, कोई बीजेपी का नेता पहुंचा है। देश का राष्ट्रपति कैसा हो, रामनाथ कोविंद जैसा हो, ये किसान रामनाथ कोविंद जिंदाबाद। ढोल नगाड़े तासे बाजे, अबीर गुलाल उड़ाए गए, मिठाइयां बटी, मुबारके गले मिले, झंडे लहराए, तोरण द्वार वंदनवार, और इस तरह रायसीना पर भी आ गया राम राज। दलित समाज से संघर्ष कर इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसम्मत प्रत्याशी होंगे। हालांकि ऐलान सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन तब भी इस तारीख का इंतजार राम की राजनीति करने वालों को 70 बरस से था। रामनाथ कोविंद की जीत ने वह सूखा धो दिया है। राष्ट्रपति की कुर्सी अब उनकी प्रतीक्षा में है। That Sri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. रायसीना पर आए इस रामराज का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसकी हसरत पाली थी, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं ले जा सके थे। सहयोगी दलों का रुख उनकी इच्छा के आगे अवरोधक बनकर खड़ा हो गया था और मजबूरी में उन्हें अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भवन भेजना पड़ा था। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 20 साबित हुए। अच्छा ही करेंगे। क्या कुछ चाहते हैं कि किया जाना चाहिए? यही उम्मीद है। मुझे पापा पे पूरा विश्वास है और बहुत गर्व है उन पर, खुशी से ज़्यादा शायद बहुत बहुत गर्व है।
रायसीना पर आया यह रामराज नरेंद्र मोदी की चतुर राजनीति का इनाम है। उन्होंने पत्तों को ऐसे फेंटा कि विपक्ष न खेल पाया और न खुल पाया। प्रधानमंत्री ने एक झटके में राजनीति के कई मोहल्लों को साध लिया था। दलित चेहरा उतारकर दलितों से नजदीकी का संदेश दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को साध लिया और संघ से आया हुआ नाम चुनकर राम भक्तों को साध लिया। 20 साल बाद रायसीना की पहाड़ी के सबसे विशाल महल में जब एक दलित पहुंचेगा तो बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। इसके पहले के.आर. नारायणन इस बिरादरी से आए राष्ट्रपति थे। एक तो दलित और दूसरे संघ के समर्पित कार्यकर्ता। रामनाथ कोविंद के साथ ही बीजेपी ने रायसीना की राजनीति का आखिरी किला भी फतेह कर लिया। अरे ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। लग रहा बहुत अच्छा, हमारे देश का पर गौरव, हमारा झिंझक है, बहुत विकास होगा। जैसे राष्ट्रपति के तौर पे देखते हैं आप उन्हें, राष्ट्रपति जो स्टैंड लेंगे या फिर राष्ट्रपति जिस तरह से कहा जाता है रबर स्टैंप राष्ट्रपति हैं, सिर्फ पार्टी लाइन लेंगे? काम करेंगे, देश का निर्णय लेंगे, बढ़िया व्यवस्था रखेंगे, नौजवान साथ। रामनाथ कोविंद का चुनाव भारतीय राजनीति में केवल प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं है, यह भारतीय राजनीति के नए ध्रुवीकरण के मजबूत होने का संकेत भी है। रायसीना के महल में पहली बार बीजेपी का कोई नेता पहुंच रहा है। इस पहुंच का मतलब किसी व्यक्ति के महामहिम होने से बहुत ज्यादा है। इस तरह नागपुर से 1078 किलोमीटर दूर दिल्ली के रायसीना हिल पर राजनीति का एक नया फसाना लिखा जा चुका है, रामराज का फसाना। राम की राजनीति के रहस्य लोक की यह नई विजय है। इस विजय में 2019 के चुनाव की रेखाओं का इशारा है, तो साथ ही अपने सत्ता समीकरण में निचले तबके का विश्वास हासिल करने की बीजेपी की छटपटाहट। इस लिहाज से मीरा कुमार के पीछे खड़े विपक्ष की हार केवल संख्या की हार नहीं है, सियासत की हार भी है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अंकित त्यागी के पास आपको लिए चलूंगी, जो कानपुर देहात में इस वक्त कोविंद के गांव से मौजूद हैं। महामहिम के गांव में अंकित आप मौजूद हैं। खुशियां भी आज उसी महान मुकाम पर पहुंची हुई होंगी। क्या कह रहे हैं गांव के लोग और परिवार वाला कोई अगर आपके साथ हो? अंजना, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मैं रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई के घर पर हूं और यहां पर सुबह से ही लोगों ने बधाइयों देने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार यहां पर होली दिवाली मन रही है, रंगों का एक दौर चला और ये उनके मेरे पीछे उनके भाई बैठे हुए हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं उनके बधाई देने के लिए मिठाई लेकर। और इससे पहले थोड़ी देर पहले पटाखों का पूरा यहाँ पे दौर चल रहा था। नरेंद्र मोदी, जय श्री राम और रामनाथ कोविंद के लिए जबरदस्त नारे यहाँ पर लग रहे हैं और उनके भतीजे यहाँ पर मेरे साथ हैं। ये आप बताइए कि इतने यहाँ से आपके घर से आपको एक परिवार से कोई वहां पहुंचा है। रामनाथ कोविंद जी अब बोल रहे थे कि उनको बचपन में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। किस तरीके से आप देखते हैं, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है? बचपन में क्या था, हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली रही है, लेकिन अब इतने सर्वोच्च पद पे पहुंच गए हैं, हम लोग के बहुत ही गौरव की बात है। पूरा झींझक आज जश्न में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ मेहमानों का तांता लगा हुआ है, लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, डीजे बज रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और आप देख सकते हैं भाई साहब नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार जी यादव बधाई देने आए हैं। ये बताइए कि आपकी बात उनसे कितनी होती है, अक्सर बात कर पाते हैं? जी अक्सर है, हफ्ते में जब भी गवर्नर थे बिहार के तब एक हफ्ते में 2 बार बात कर लेते थे। जब भी कभी आवश्यकता पड़ती थी हम बात कर लेते थे। कभी कभी उनका भी फोन आता था, बात करते थे वो हमसे। जी मैं एक बार बहुत जल्दी आपको उनके भाई से भी बात कराना चाहता हूं, उनसे एक बार जरा पूछ लें। आपको तो याद होगा बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने कहा कि बड़ा परिवार था, पैसे की बड़ी तंगी थी। किस तरीके से उनकी पूरी जद्दोजहद को, पूरी उनके स्ट्रगल को आप देखते हैं? कितनी मुश्किलें थी बचपन में? समय दूसरा गरीबी का समय था ना। हाँ, हम लोगों को खेती वगैरह थी नहीं, तो धंधा दुकान कपड़े दुकान थी, किराने दुकान थी। ये बताइए कि कभी उम्मीद थी कि आपके भाई राष्ट्रपति भवन जाके बैठेंगे? नहीं, अरे कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा नहीं था, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उनका होगा उनके साथ कि वो राष्ट्रपति भवन जाके बैठेंगे। उनके परिवार के बहुत लोग यहाँ पर हैं अंजना, और जबरदस्त उत्साह है यहाँ के लोगों को। लगता है कि उन्होंने अपने गांव का, इस क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सडनली उस मैप पर आ गया है। बिल्कुल अंकित, और
भाई पर अबीर का रंग बहुत गहरा चढ़ा है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर उनके पास वापस चल। दिल्ली आने की तैयारी हो रही है, नहीं बुरिया बिस्तर बांध रहे हैं सब कि यहाँ पर आएंगे और जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन के लिए पूरी तैयारी हो रही है, नहीं हो रही है? उस दिन के बारे में पूछिए, कौन कैसे क्या सोचकर आगे बढ़ रहा है? मैं उनकी भतीजी से पूछता हूं, मैं उनके और रिश्तेदारों से पूछता हूं। दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, अब आप लोगों की शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, जरूर जाएंगे हम लोग। हम लोग 23 तारीख को जाएंगे यहाँ से और 24 को पहुँचेंगे और फिर बाद 3-4 दिन बाद वापस आएंगे। कैसी तैयारी करिए? कपड़े वपड़े नए खरीद के लाए हैं? क्या तैयारी? नहीं, बढ़िया कपड़े वपड़े खूब खरीदी है, कुछ शॉपिंग करी है। एक हफ्ते से यही कार्यक्रम चल रहा है बराबर। राष्ट्रपति भवन इससे पहले कभी देखा है आपने? जी बाहर से देखा है फिलहाल। पहली बार मौका मिलेगा? पहली बार अंदर से देखेंगे अब जाके। चलिए, हाँ। तो अब पहली बार मौका मिलेगा इनको अंदर से देखने का। राष्ट्रपति भवन, इनके चाचा देश के राष्ट्रपति बन गए हैं और अंजना, काफी उत्साह है लोगों में यहाँ पर, काफी दिनों से तैयारी चल रही है। उनके भतीजे से पूछिए, क्योंकि उनसे हमने जब अपने कार्यक्रम में बात की थी तो वो बता रहे थे कि दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के साथ जरूर सेल्फी खिंचाएंगे, कहा था उन्होंने। तो सेल्फी और फोटो खिंचाने की भी पूरी तैयारी है। अच्छा, सेल्फी मैं पूछता हूँ। अंजना कह रही है कि एक बार इन्होंने बात करी थी आपसे, तो उसके बाद आपने बताया था कि दिल्ली जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी खिंचाने का आपका प्रोग्राम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे अमित शाह जी के साथ में, और योगी जी अगर मिल जाएंगे तो उनको भी पकड़ लेंगे। तो राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में लगे हाथ बीजेपी के सारे शीर्ष नेताओं को पकड़ने की तैयारी भी इन्होंने कर ली है। मौका दोबारा मिले ना मिले, इस बार जरूर अपना हाथ साफ करके आएंगे। जी अंकित, अबीर का रंग और मिठाई की मिठास, वहां पर सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हिमांशु के पास भी जल्दी से आते हैं, उसके शाहनवाज जी, राकेश जी, मीम जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिमांशु, ये सफर अपने आप में अभूतपूर्व है कई मायनों में। यूपी से पहली बार, यूपी बिहार देख लें तो दूसरा व्यक्ति राजेंद्र बाबू को छोड़कर जो इनका खुद का सफर रहा है, उसमें अब बीजेपी संघ से होते हुए पूरा मामला पहुंचा है। अपने आप में एक ऐसा सफर है जो स्ट्रगल के साथ, जो अपने तरीके से संघर्ष के साथ इस मकाम पर पहुंचा है, जो कि देश का सबसे ऊंचा मकाम होता है। हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद 1991 में बीजेपी में आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। 1994 में बीजेपी ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, फिर 2000 में सेकंड टर्म राज्यसभा दिया, 2006 तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे। 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए। लेकिन 2010 के एंड में उनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया और वो शाहनवाज हुसैन जो प्रवक्ता है अभी फिलहाल भी बीजेपी में, उन्हीं के साथ वो प्रवक्ता थे। उसके बाद 2015 में उनको जो है गवर्नर बनाया गया और वो 2 साल लगभग जो है वो गवर्नर रहे और उसके बाद अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, कह सकते हैं कि डेजिग्नेट हो चुके हैं राष्ट्रपति के लिए। और अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पूरी कैबिनेट उनको जो है बधाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 1991 में ही वो बीजेपी में आए हैं, बहुत पुराना उनका बीजेपी के साथ कह सकते हैं कि 26 साल का ही साथ है। लेकिन संघ का बैकग्राउंड नहीं है। वो दलित नेता के रूप में बीजेपी में आए थे, अनुसूचित जन मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे 2 बार। लेकिन उनको जब वो प्रवक्ता थे तो शाहनवाज हुसैन यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूरे 3 साल में मुझे जहां तक याद है 3 बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उससे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शाहनवाज हुसैन साहब के पास झेलते हुए पार्टी में भी आ गया है। हाँ, ये सवाल पूछा जाएगा शाहनवाज जी की प्रवक्ता थे, 3 साल में सिर्फ 3 बार टीवी पर आए, वो भी पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैरी किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन 3 ही बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उससे भी आगे की बात, मीरा कुमार ने आज एक तरह से इस रेस को हारने के बाद यह कहा कि विचारधारा की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसके आगे उन्होंने सांप्रदायिक एजेंडा, प्रेस की आजादी से लेकर तमाम मुद्दों को आज जाहिर करते हुए कहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। शाहनवाज जी 3 साल में सिर्फ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीरा कुमार जी कह रही हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। देखिए अंजना जी, आज तो मैं जिस 11 अशोक रोड से डिबेट कर रहा हूं जी, और यहाँ पर हमारे पार्टी के कोई नेता मौजूद नहीं है, मैं अकेला, मैं सब लोग रामनाथ कोविंद जी के घर पर हैं।
और मैंने तय किया कि अंजना जी के प्रोग्राम में रहना है जी। तो हमें हमारे लिए व्यक्तिगत खुशी भी है जी सर। कि रामनाथ कोविंद जी के साथ प्रवक्ता के तौर पर काम किया। हिमांशु जी सही कह रहे थे कि प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यह है कि अब 3 साल में गिनती नहीं होती है प्रेस की कि कब कितनी होती है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति और बहुत शालीन व्यक्ति के तौर पर वो जाने जाते हैं। दूसरी खुशी ये है जी कि वो बिहार के महामहिम राज्यपाल थे और यूपी बिहार, आप जानते हैं फिल्म के गानों में भी यूपी बिहार को एक साथ गिना जाता है जी। और जब कहीं पर बिहार यूपी के लोग भी दिखते हैं तो उसको लोग बिहारी या पूर्वीय ही कहते हैं। तो आज हमारे लिए खुशी है कि यूपी बिहार का कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना है। और ये सही है कि रामनाथ कोविंद जी जिस मकाम पर पहुंचे हैं, उनका जो बयान था, आप कह रहे प्रवक्ता के तौर पर, कितना सधा हुआ बयान उन्होंने दिया कि बारिश है, मिट्टी के घर को उन्होंने याद किया और उन सब रामनाथ कोविंदों को याद किया जो समझ रहे होंगे कि किस मिट्टी के घर से 370 कमरे का घर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है अंजना जी कि एक गरीब परिवार में पैदा होकर व्यक्ति उस मकाम तक पहुंच सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी इस तरह की मिसाल थे और कई लोग मिसाल हैं, खुद आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। राष्ट्रपति पर मैं भी 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, तो मैंने कई राष्ट्रपति के लिए वोट किए हैं, लेकिन जितनी चर्चा इस बार हुई है, जितनी डिबेट इस बार हुई है, बीजेपी उतनी अध्यक्ष कभी अमित नहीं शाह, हुई। राकेश सिन्हा जी, राष्ट्रपति का पद कुछ ऐसा होता है कि हमेशा नजरें उस तरफ जाती हैं ये सोचकर भी युवाओं की कि एक प्रोत्साहन, एक इंस्पिरेशन मिलता है। आज उनके शब्दों से हर कोई हिल गया होगा। उन्होंने जिक्र किया कि मेरे जैसे रामनाथ कोविंद पूरे देश में न जाने कितने होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, भारत के संविधान में समाजवाद शब्द तो है, लेकिन समानता के लिए क्या प्रयास हुआ वह हम रामनाथ कोविंद जी के भाषण के आशय से समझ सकते हैं कि आज लाखों करोड़ों लोग मेहनत कश तो हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, जीवन की सुनिश्चितता नहीं है। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के कलेक्टिव विल का है कि आज क्या स्थिति है कि हमारे जैसे लोग एयर कंडीशन में बैठकर डिबेट करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग आज आसमान के नीचे अपनी मेहनत कस करते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। आज रायसीना हिल से जो रामनाथ कोविंद जी ने कहा, मुझे लिंकन का वो भाषण याद आता है जब लिंकन ने कहा था कि ये अमेरिका उन गरीबों के लिए, उन ब्लैक्स के लिए है जो मेहनत करते हैं, जिनको 2 दिन की रोटी नहीं मिलती है। आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनके भाषण में मर्म था, उनके भाषण में एक सरोकार था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आज मुझे मीरा कुमार जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, बहुत सम्मानित हैं। स्पीकर के रूप में उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन आज चुनाव के बाद जो उन्होंने कहा कि ये वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी, तो मीरा कुमार जी, आपके पार्टी के आपके साथ समर्थन देने वाले नरेश अग्रवाल जी ने जो किया, क्या वही वैचारिक लड़ाई है? क्या उसी वैचारिक लड़ाई को हम जारी रखेंगे? मीम अफजल जी, तीसरी बात कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात कह दूं कि पहली बार हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को कांग्रेस सिस्टम कहा था, कांग्रेस पद्धति कही थी, क्योंकि कांग्रेस मन, मानसिकता और जनता और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में छाई हुई थी, बाकी पार्टियां हाशिए पर थी। आज वह कांग्रेस सिस्टम कार्यपालिका से समाप्त हुई, कांग्रेस मुक्त कार्यपालिका का उदाहरण है। इसको अदरवाइज सेंस में ना ले मीम अफजल साहब, कि कभी मीम अफजल साहब को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये कांग्रेस मुक्त कार्यपालिका इस देश को मिला। राकेश जी, आपका भी अंदाज सबसे जुदा है, सम्मान सबका करते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं, और जिस तरीके से पूरे मामले में आगे बढ़ना है वो भी आपका खास अंदाज दिख जाता है। रामनाथ कोविंद बने हैं देश के 14वें राष्ट्रपति, और तस्वीरें हम जश्न की आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें हैं, खालिस हिंदुस्तानी अंदाज। पटाखे, ढोल नगाड़े और झूमती हुई महिलाएं। लेकिन क्या है इस रामनाथ कोविंद की जीत के राजनीतिक मायने, इस पर बहस आगे लिए चलेंगे। मीरा कुमार ने कहा है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, सोच की, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं रामनाथ कोविंद, और इसी के साथ देश में अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। कानपुर,
जीत की बधाई। कानपुर के ही हैं रामनाथ कोविंद और वहीं के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको। परिवार में जबरदस्त जश्न, ढोल नगाड़े पटाखों के बीच खुशी है कि परिवार का, गांव का लड़का आज देश का राष्ट्रपति बना है। अब आइए आपको जरा सुना देते हैं राष्ट्रपति चुने जाने के बाद क्या कहा रामनाथ कोविंद ने और मीरा कुमार ने क्या कह दिया। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं। मीम अफजल जी, अब लड़ाई खत्म नहीं हुई है, विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। क्या आज इन तमाम बातों की जरूरत थी? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं रामनाथ कोविंद जी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं जी। वो देश के एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे हैं जहां अंदर दाखिल के होने के बाद ही नहीं, बल्कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, वो ना किसी पार्टी के रहे, न किसी एक विचार के रहे, बल्कि वो देश के हो गए, पूरे देश के हो गए। और उसके साथ साथ मुझे 2-3 बातें उनकी याद हैं। मैंने जब पहली डिबेट की थी तो ये मैं उसके बाद हर डिबेट में कह रहा था कि कम से कम इस इलेक्शन के अंदर हम किसी भी दोनों में से किसी भी कैंडिडेट के बारे में कोई ऐसी बात ना करें जिससे बाद में हमें खुद शर्मिंदगी हो। कोविंद जी शाहनवाज जी के साथ 3 साल स्पोक्समैन रहे और उन्होंने अभी जो आज उनका बयान आया है, मैं उस बयान के बारे में बहुत ही अच्छी राय रखता हूँ। मेरे दिल को बहुत खुशी हुई जी। कि उन्होंने जिस तरह से अपना पहला बयान दिया और उसमें गरीब लोगों की बात की और उन लोगों की बात की जो आज खेत में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बात की। मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात प्रधानमंत्री कह नहीं सकते। और जब वो जिस वक्त चुने गए थे, उनका इंतखाब हुआ था कि वो कैंडिडेट होंगे, तो मैं आपको बताऊँ उन्होंने एक ख़ास बात कही थी कि वो अगर राष्ट्रपति के ओहदे तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो किसी पार्टी के नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करूंगा, आइन के अनुसार करूंगा। मैं समझता हूँ ये इस बात का अपने आप में सबूत है कि वो एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी थे। लेकिन विचारधारा की जो बात आज आपने मीरा जी से सुनी, सुबह मीरा जी का जो पहला कमेंट आया था वो मैं टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, शायद आप ही के चैनल पर था जिस वक्त वो आया। तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, जब उनसे कहा गया कि भाई क्या आज कुछ क्रॉस वोटिंग का मामला होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इतने बड़े चुनाव के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। ये लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया है, चाहे जिसको भी दिया हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज कोई कंट्रोवर्सी नहीं, आज ये दिन है, राष्ट्रपति चुने गए हैं और जिनके यहाँ वो जश्न है, उसके बारे में कोई भी बात करना या कुछ भी नेगेटिव बात करना, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि हम कोविंद जी से ये उम्मीद करते हैं, जो मीरा जी ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, वो लड़ाई राष्ट्रपति भवन की लड़ाई नहीं थी, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने की भी खाली लड़ाई नहीं थी। ठीक है, वो लड़ाई इस बात की है कि दो विचारधाराएं हैं देश के अंदर। ठीक है, एक कुछ कहती है, दूसरी कुछ कहती है, और दोनों अपने विचारों को देश से मनवाना चाहते हैं। शाहनवाज जी, और मैं समझता हूं अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वो देखिए प्रेसिडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करेंगी कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो उनके तहत काम करें। देखिए जो लड़ाई की बात है, मैं तो यही समझ रहा था जब रामनाथ कोविंद जी को उम्मीदवार बनाया गया तो मुझे लग रहा था कि सर्वसम्मति हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसी पहल नहीं की, बल्कि कांग्रेस के जो कई साथी थे उससे बिछड़ गए इस मुद्दे पर। क्योंकि अगर ये बड़प्पन कांग्रेस ने तब दिखाया होता जो चुनाव के बाद आज अफजल साहब कह रहे हैं तो और अच्छा होता। और मैं मानता हूं कि मीरा कुमार जी को चुनाव में हम लोग भी कई बार हारे हैं और जीते हैं, हारने और जीतने के बाद ज्यादा संयम रखना पड़ता। यही बोलते थे। हाँ, इस बार सब आपको ध्यान होगा, अफजल साहब हमेशा ऐसे ही बोलते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के चुनाव को देश का चुनाव नहीं मानते थे। इसलिए लेकिन मैं आपका लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, काश आपकी पार्टी आपके उससे हमेशा परहेज करते थे। पार्टी काश आपके ही सोच पर चले तो बहुत अच्छी बात होगी, मुबारक हो आपको ये सोच। लेकिन दिक्कत ये है कि चुनाव में हारने के बाद या जीतने के बाद बहुत संयमित बयान। आज का मैं मानता हूँ कि अगर रामनाथ कोविंद जी एक अच्छे प्रवक्ता थे, उस नाते एक पहला जो बयान है उनका वो अफजल साहब के भी दिल को छुआ है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिल को छुआ है उनके बयान ने। और जब वो कह रहे थे उनका जो बयान है वो सदा लोगों को याद रहेगा। अंजना जी, मैं मानता हूं कि आज एक नई शुरुआत है। राष्ट्रपति भवन में जो व्यक्ति बैठता है वो व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए बैठता है। तो आज के दिन हम सबको बधाई देना चाहिए। और रामनाथ कोविंद जी की आप ये देख लें कि वो सिर्फ राष्ट्रपति, वो उस दौर को उन्होंने मुरारजी भाई के दौर से लेकर नरेंद्र मोदी जी का दौर देखा है। अनुभव में कोई कमी नहीं, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस जी, उनका पार्टी के अंदर काम और लोगों से व्यवहार। मैंने देखा है कि इतने साथ हम लोगों के साथ काम करते हुए जितने सम्मान से, जितनी इज्जत देकर वो बात करते हैं, बहुत कम नेताओं में वो बात होगी। बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी मुझे कई बार मौका लगा, वो खुद से फोन करके एक कार्यक्रम में मुझे ले गए थे, अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठालकर सीवान ले गए थे, और उनके व्यवहार से हमने कुछ सीखा था। और मैंने पहले भी कई मीडिया के मित्रों को कहा कि रामनाथ कोविंद जी पद मिलने के बाद उनका कद और बढ़ता है। राज्यपाल बनने के बाद भी उन्होंने एक बड़ी मर्यादा स्थापित की, और मैं कह सकता हूँ राष्ट्रपति बनकर भी वो एक ऊंची मर्यादा स्थापित करेंगे। कृपाल तुमाने जी, कृपाल तुमाने जी, शिवसेना क्या नजरिया रखती है, और जिस तरह से आज मीरा कुमार ने कहा उस पर आपकी क्या राय है कि विचारधारा की लड़ाई तो चलती रहेगी, खत्म नहीं हुई है? सबसे पहले तो मैं माननीय कोविंद जी को बधाई देता हूँ कि आज वो इस देश के हमारे 14वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। एक बहुत ही संयमी, संविधान का नॉलेज रखने वाला, देश के हर बात में, हर विषय पे अपना विचार रख के देश को क्या जरूरत है उसकी अच्छी गहराई से अध्ययन करने वाला राष्ट्रपति इस देश को मिला है। लोग काफी बोलते हैं कि जिस ढंग से कोई जाति पे ले जाता है, कोई धर्म पे ले जाता है, लेकिन जाति धर्म की प्रथा खत्म होनी चाहिए कि हम वो कौन से जात का है, कुछ धर्म का है, ये करके कोई किसी को ये नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं मिलता है। उसकी कैपेबिलिटी देख के वो जो भी पोस्ट होंगे उस पोस्ट के लिए वो कैपेबल है या नहीं है, ये देख के उसको टिकट दिया जाता है। जात धर्म का कोई कभी अपने इसमें विचार भी नहीं करते, कोई भी पार्टी नहीं करती है। रहा विषय शिवसेना का, हम बहुत पॉजिटिव से देखते हैं। हमने जब हमारे यहाँ अमित जी शाह साहब आए थे, माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे इनसे मिलने के लिए, तभी उन्होंने कहा था कि आपका जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको हमारा समर्थन रहेगा। और कोविंद जी का भी जब नाम आया तो हमने उनका स्वागत किया, हम स्वागत करते हैं। अब मीरा कुमार जी की बात है, तो चुनाव में हार जीत होती है। अब वो चुनाव लड़े हारे, वो कौन सी लड़ाई लड़ने वाले आगे पता नहीं,
लेकिन अभी कांग्रेस और यूपीए तो ये देश से खत्म हो गई है और ये अभी कोई 10-15 साल कहीं आपको दिखने वाली है नहीं। और अपोजिशन करके तो उन्होंने लड़ना ही चाहिए। लड़ेंगे तो और भी जब चुनाव होती है तो लड़ाई में मजा भी आती है। तो राजीव मैं नहीं कहूँगा कि मीरा जी गलत कैंडिडेट थी, मीरा जी भी अच्छी थी, लेकिन कोविंद जी एक सबसे अच्छे सशक्त राष्ट्रपति इस देश को अब मिले, ऐसा मैं कहूँगा। राजीव राय जी, जी अगर आप सवाल सुनना ही चाह रहे हैं तो सवाल मैं पूछ ही लेती हूँ कि एक ऐसी लड़ाई में एक ऐसे मतलब एक ऐसे जंग के साथ आप लोग आगे गए जिसमें आपको पता था कि मात मिलनी है, लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि ये करना सही है। लेकिन आज क्या ये बड़ा ही राजनीतिक बयान नहीं हो गया राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति के बाद कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जारी रहेगी? अंजना जी, सबसे पहले हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय को समाजवादी पार्टी की तरफ से, हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जंग ऐसी लड़ी जिसमें हार निश्चित था, लोकतंत्र की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी के दौर को छोड़कर देखा जाए तो हर बार जीत और हार का आंकड़ा पहले से ही पता रहता है सबको। फिर भी चुनाव होते हैं तो हमने कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं कर दी, कोई ऐसी गलती या गुस्ताखी नहीं कर दी जिस पर हम खेद व्यक्त करें। जहां तक मीरा कुमार जी का सवाल है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। इस बात को से मुंह छुपाना कि इस देश में दो विचारधारा नहीं है या उससे ज्यादा विचारधारा नहीं, गलती है। लेकिन आज जब राष्ट्रपति महोदय चुने गए हैं तो किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि संविधान की रक्षा करूंगा, तो हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि आज के बाद राष्ट्रपति भवन से कम ऐसा कोई संदेश कभी नहीं जाएगा। कोई वजह नहीं है कि विश्वास न करें कि अगर संविधान की रक्षा करते हैं तो उसमें इफ और बट अभी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे भी अब राष्ट्रपति हैं, कल तक जो बातें हुई वो अलग बातें हैं। आज हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे एक बार फिर हमारे तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। जी चलिए, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूं शाहनवाज जी। उससे पहले राकेश जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि 2019 में माना जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि दलितों को अपनी तरफ किया जाए और इसीलिए एक दलित कैंडिडेट के साथ आगे वो बढ़े हैं। हालांकि बीजेपी कहती रही है कि हम ये सोचकर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वाकई ये दलितों का सशक्तिकरण है और संघ अपने आप को महत्वपूर्ण इसमें मानता है, तो इसकी पूरी कहानी कैसे लिखी जाएगी आगे? क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर तो बैठ गए, लेकिन उससे आगे क्या? देखिए, दलितों को वोट बैंक समझकर उनको मोहरे के रूप में उपयोग करना और उसके द्वारा सांकेतिकता के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने की जो राजनीति चलती रही 7 दशकों तक, उसके समानांतर भी एक जिसको कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन होता रहा। संघ का एक संगठन है सेवा भारती, जो 1978-79 से दलितों के बीच जो काम कर रहा है वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है। देश के दलितों में एक बड़ी जागृति आई है, एक वैकल्पिक धारा चली है। हिंदुस्तान की राजधानी में सिर्फ दलित डिस्कोर्स का स्वरूप दूसरा है जो एक कन्वेंशनल है, इसलिए जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन हुआ है उसे लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। राकेश जी, एक सवाल बताइए, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब कोई दलित सरसंघ चालक बनेगा? जरूर आएगा, जब हमारे सभी सरसंघ चालक दलित ही हैं अंजना जी। हम तो बर्थ के आधार पर जाति को मानते ही नहीं, हम सबको हिंदू मानते हैं। हमारा सरोकार क्या है यह महत्वपूर्ण है। और मोहन भागवत जी से लेकर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी तक का सरोकार वो दलित है। मोहन भागवत जी का पिछला विजयादशमी का स्पीच आपने सुना होगा, आप तो बहुत गहराई से चीजों को देखती हैं। उन्होंने क्या कहा था? दलित बस्तियों में संघ जाकर सर्वे कर रहा है, दलित बस्तियों में जाकर संघ काम कर रहा है। आप दलितों के बीच जाइए, देखिए संघ के बारे में क्या डिस्कोर्स है। ठीक है, हिमांशु, सामंती लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं। मैं छोटी सी बात जी जल्दी से पूरा करें राकेश जी। ऊना से लेकर जहां भी दलितों के साथ अत्याचार होता है सहारनपुर में, वो सामंती हिंदू हैं। दुर्भाग्य से एक बुद्धिजीवी का वर्ग है सामंती हिंदुओं के अत्याचार को हिंदू राइट संघ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ता रहा है। इसलिए मैंने कहा कि डिस्कोर्स में जमीन आसमान का एक अंतर होता जा रहा है, उस अंतर को पाटने की जरूरत है। हिमांशु, सिर्फ 2 लाइन में।
देखिए अंजना जी, मेरे को लगता है कि राकेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पूरा जितने सरसंचालक हुए हैं वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, धर्मांतरण को, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ना किसी जाति को मानते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बता देते कि सारे के सारे जितने 92 साल के अंदर सरसंचालक हुए हैं उनमें से एक सिर्फ ठाकुर जाति से आते हैं, बाकी सब जो है ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्यों नहीं कोई दलित होता है? क्यों नहीं कोई ओबीसी को बना देते हैं सरसंचालक? क्यों नहीं वो सर कार्यवत तक आते हैं? ये चलिए इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। ये सब मेरे सवाल में निहित था। बहुत अच्छी नहीं है, संघ की समझ को बढ़ाइए, फिर ये इसका उत्तर मिल जाएगा। ये सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि एक एक जात और हर चीज का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन ये सब कुछ मेरे सवाल में निहित था और उसका जवाब राकेश जी ने अपने अंदाज में प्रतीकात्मक रूप से जो आजकल बातें होती हैं उसी में दे दिया। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का। लेकिन हाँ, यह ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए। आज नए राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, यूपी के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखते रहिए।